Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. In today's class, we are going to cover Indian logic in one shot. I have tried to incorporate all the important topics जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा सकूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, फिलॉसफी क्या होता है? द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब क्या होता है? लव। एंड सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम, यानी लव ऑफ विजडम, या फिर हम बोल सकते हैं लव फॉर मैनकाइंड। This is what actually philosophy means. So it is a systematic study of life's biggest questions. It helps to analyze reality, mortality and knowledge using logic and reasoning. तो हम फिलोसफी में लॉजिक और रीजनिंग का यूज करके जो भी हमारी लाइफ के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं हम उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। स्टडिंग फिलोसफी इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब हमारे फिलोसफी के 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से? एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, metaphysics and logic. Now these are the branches of philosophy जो हमें पढ़नी है और ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ चुकी हैं। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक। मेटाफिजिक्स क्या है? इट स्टडी द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे कि मेटाफिजिक्स क्या है? फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स लिमिट्स। एथिक्स, स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन। Axiology is the study of value and the judgment. Political philosophy is the study of governance and political system. Aesthetics is the study of beauty, art, and aesthetic experiences. Metaphysics, the study of what is beyond the physical, examining concepts such as being, existence, and nature of object. जैसे what is the nature of reality, what exists, what relationship is between the mind and the matter. तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमारे फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं वो सब किस में कवर होते हैं? हमारे मेटाफिजिक्स में। एपिस्टेमोलॉजी क्या था? हमारा नॉलेज और उसकी लिमिट्स की स्टडी, ठीक है ना। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स लिमिट्स। तो व्हाट इज नॉलेज? हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज? व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ? ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें कौन देते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिक क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर्स द प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग। लॉजिक में हमारा क्या आता है? रीजनिंग। व्हाट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड? हमारा कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या लिमिटेशंस है हमारे फॉर्मल लॉजिकल सिस्टम्स के। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये हम लॉजिक से आंसर कर सकते हैं। एथिक्स, एथिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच स्टडीज मॉरलिटी। मॉरलिटी का मतलब क्या है? क्या सही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये हमें कौन बताता है? ये हमें एथिक्स बताता है। What defines moral behavior? How can we judge right and wrong? Are ethical principles universal or cultural relative? इन सब के आंसर्स हमें एथिक्स देते हैं। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स इज आर्ट। So the nature of beauty, art and how humans experience and evaluate it. What is beauty? ब्यूटी की सबकी अपनी डेफिनेशंस है। कोई फिजिकल ब्यूटी जो आउटर ब्यूटी होती है उसको ब्यूटी बोलता है, कोई इनर ब्यूटी को ब्यूटी बोलता है, ठीक है। कोई पर्सन चाहे अच्छा नहीं दिखता है बट उसका हार्ट जो है वो बहुत काइंड है या फिर वो सबकी हेल्प करता है, कोई उसको ब्यूटीफुल कहेगा। सो जो ब्यूटी है, जो डेफिनेशन है ब्यूटी की, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाउ डू वी डिफाइन आर्ट? अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है या फिर जो नॉर्मल आर्ट है। एक आर्ट तो वो भी था जो वेलकम मूवी ने मजनू ने बनाया था, है ना। तो आप आर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट रोल डू इमोशंस प्ले? तो ये सब के जो आंसर्स है ये हमें एस्थेटिक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। हमारे दो स्कूल्स आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, नास्तिक को हम बोलते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। अब ये जो आस्तिक और जो नास्तिक है ना,
ये हमारे गॉड से रिलेटेड नहीं है। हम आस्तिक और नास्तिक यूजुअली हम किसको बोलते हैं? जो भगवान में बिलीव करता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, हम उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो नहीं रखता हम उसको नास्तिक बोलते हैं। बट इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में जो आस्तिक और नास्तिक है, इट इज रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास। एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास। तो जो हमारे आस्तिक स्कूल थे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, उन्होंने वेदास को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने उसकी अथॉरिटी में बिलीव किया था। लेकिन जो हमारे नास्तिक स्कूल थे, उन्होंने उसमें बिलीव नहीं किया था। आस्तिक स्कूल हमारे कौन कौन से हैं? मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय एंड वैशेषिका। और जो हमारे नास्तिक स्कूल्स हैं वो हमें पता है, जेसीबी, दैट इज जैनिज्म, चरवाक एंड बुद्धिज्म एंड आजीविका। So orthodox schools, they believed that Vedas were the supreme revealed scriptures that held the secret to salvation. They never questioned the Vedas authenticity. उन्होंने वेदा की authenticity को कभी भी question नहीं किया था। इनके जो दर्शन सब स्कूल्स थे वो 6 थे: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता। अब देखिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो सांख्य स्कूल थे, जो उनके फाउंडर थे, वो कौन थे? कपिल मुनि। इट postulates that everything in reality stems from पुरुष एंड प्रकृति। तो जो हमारे सांख्य स्कूल था, वो हमारी दो चीजों की बात करता था, विच इज पुरुष एंड प्रकृति। ये ओल्डेस्ट स्कूल है। द फर्स्ट वर्क ऑफ सांख्य स्कूल इज सांख्य सूत्र, और हम इसको स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म। The Samkhya metaphysics, especially the doctrine of Prakriti, rests mainly on its theory of causation known as सत्कार्यवाद। तो जो सांख्य स्कूल थे, उनके फाउंडर कौन थे? कपिल मुनि। इसको स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म बोला जाता है, और ये क्या बोलते हैं? जो रियलिटी है हमारे पुरुष और प्रकृति से आती है। योग स्कूल, योग किसने दिया था? हमारा पतंजलि, सबको पता है। It postulates that one can achieve salvation by combining meditation and physical application. आप मेडिटेट कीजिए और आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपको salvation अचीव हो जाएगा। So it is divided into 4 sections: समाधि पद, साधन पद, विभूति एंड कैवल्य। तो समाधि का मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन। साधना पद means to realize this end. विभूति पद सुपरनॉर्मल पावर्स which can be acquired through yoga. कैवल्य पद नेचर ऑफ लिबरेशन एंड द रियलिटी ऑफ ट्रांसडेंटल सेल्फ। फिर आता है हमारा न्याय स्कूल। न्याय किसने दिया था? अक्षपद गौतम ने। इनका कोर फिलॉसफी क्या था? दे बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव सैल्वेशन। तो हम लॉजिकली अगर सोचेंगे, रीजनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो हम सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। इन्होंने 4 जो हमारे ये थे 4 सोर्सेज को वैलिड माना था। 4 नॉलेज के जो सोर्सेज हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये जो 4 सोर्सेज हैं, these were considered to be valid according to न्याय स्कूल। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें हमारी 4 चीजें हैं। ये भी एक आपका PYQ रह चुका है, और ये आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आया था। हमारे पास जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, व्हिच इज प्रमाता, दैट इज द नोअर; प्रमेय, द नोएबल, हम जिसके बारे में जान सकते हैं; प्रमाण, द प्रोसेस ऑफ नोइंग; एंड प्रमिति, द नॉलेज विच इज अचीव्ड बाय प्रमाण। उसके बाद है वैशेषिका स्कूल। ये हमें ऋषि कन्नड़ ने जो है वो इनके फाउंडर है। इसकी कोर फिलॉसफी क्या थी? कि दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, हम उनको एटम्स में रिड्यूस कर सकते हैं। ब्राह्मण इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स इन दीज एटम्स विच कॉजेस कॉन्शियसनेस। और इन एटम्स में जो जान है वो किसने दी है? ब्रह्म ने दी है। So Vaisheshika developed metaphysics and ontology. The Vaisheshika theory is substantially similar to न्याय के ही similar जो है हमारी वैशेषिका theory वो work करती है। They contended that the universe was created by 5 main elements known as द्रव्य, fire, water, air, earth and sky. फिर आता है मीमांसा स्कूल, जिनके फाउंडर कौन थे? जैमिनी।
Mimamsa philosophy is the analysis of interpretation, application, and the use of the text of Samhita and Brahm portions of the Veda. The Jaiminiya Sutra is the work that established the principles of this school. इस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी गाइडलाइंस है, वो हमें जैमिनिया सूत्र में मिलती हैं. सब्र स्वामी रोट द सिग्निफिकेंट कमेंट्री फॉर दिस वर्क. और जो ये भाष्य था, ये किसने लिखा था? सब्र स्वामी ने लिखा था. द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स आर Kumarila Bhatt and Prabhakar Misra, who founded the two schools of philosophy named after the Bhatt School of Mimamsa and Prabhakar School of Mimamsa. हमारे दो स्कूल्स हैं, भट्ट स्कूल और प्रभाकर स्कूल. इनके फाउंडर कौन थे? कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर मिश्रा. इन्हीं के नाम पे जो दो स्कूल्स हैं उनको नाम दिया गया है. Updev wrote an elementary work on the Mimamsa known as मीमांसा न्याय प्रकाशा. तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो वर्क है, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा या फिर अपनी जो नोटबुक है उसके साइड पे कहीं लिख लीजिएगा. वेदांता स्कूल. वेदांता के फाउंडर कौन थे? व्यासा. कोर फिलोसफी क्या है? कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल. उन्होंने यही बोला था कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी सब कुछ अनरियल है. They equalize Atma and Brahm, and if a person attains the knowledge of self, he would automatically understand Brahm and achieve salvation. The text Brahma Sutra of Bhadrayan formed the basis of this philosophy. तो जो हमारे वेदांता स्कूल है उसका फाउंडेशन कौन है? ब्रह्म सूत्र, जो बद्रयान ने लिखा है. The Vedanta, also referred to as Vedanta Mimamsa, उत्तर मीमांसा and ब्रह्म मीमांसा. The three fundamental Vedanta text कौन कौन से हमारे? उपनिषद, भगवद गीता and ब्रह्म सूत्र. अब ये जो है ना हमारे ये वेदांता के सब स्कूल्स हैं. दीज आर द सब स्कूल्स ऑफ वेदांता. भेद अभेद निम्बकार ने दिए थे. अद्वैत आदि शंकराचार्य. विशिष्ट अद्वैत हमें रामानुज और यमुना ने दिए थे. तत्ववेद माधवाचार्य ने दिए थे. शुद्ध अद्वैत वल्लभ ने दिए थे. अचिंत्य भेद अभेद हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे. तो आप इसको ऐसे टेबल की फॉर्म में बना दीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सब स्कूल्स ऑफ वेदांता और यहाँ पे इनके फाउंडर के नाम आ जाएंगे और आप इनको एक टेबुलर फॉर्म में लिखकर पढ़ लीजिएगा. अब एक हमारा यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, स्कूल्स एंड द एक्सेप्टेड प्रमाण, कि किस स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया था. तो सबसे पहले आता है हमारा बुद्धिज्म और वैशेषिक. इन्होंने किया था प्रत्यक्ष और अनुमान. फिर एक चरवाक स्कूल जो था उन्होंने प्रत्यक्ष को किया था. उसके बाद हमारा योग स्कूल, योग और सांख्य स्कूल ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान. उसके बाद न्याय स्कूल और यहाँ पे जैनिज्म भी आएगा. योग्य, सांख्य और जैनिज्म. न्याय स्कूल ने 4 किए थे, 4 प्रमाण को एक्सेप्ट किया था. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द. तो ये कुछ स्कूल्स हैं और कुछ उन्होंने जो प्रमाण को एक्सेप्ट किया था, ये उनकी लिस्ट है. उसके बाद आता है हमारा हेट्रोडॉक्स स्कूल्स. अब हमारे हेट्रोडॉक्स में कौन कौन से आते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक स्कूल या फिर हम इसको लोकायत बोलते हैं, आजीविका, अजनान. अब बुद्धिज्म क्या था? दीज वर द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ. ही वॉज बॉर्न इन 563 BC. अब
ये आपको याद रखना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके 4 नोबल ट्रुथ हैं, 8 फोल्ड पाथ है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है एंड द थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस है। द 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से हैं? द ट्रुथ ऑफ सफरिंग विच इज दुख, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग विच इज समुदाय, the truth of the end of suffering nirodh, the truth of the path that frees us from suffering which is mag। 8 fold path या फिर हम इसको बोलते हैं अष्टांगी का मार्ग। इसमें आता है हमारा राइट विजन, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एनर्जी, right mindfulness and right concentration. So these are the 8 fold paths of Buddhism। फिर आता है हमारे पास प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत्य समुत्पदा, it is often translated as doctrine of dependent origination। ठीक है, so it is a central concept in Buddhist philosophy। It describes that interconnectedness of all phenomena and how everything arises। डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब क्या है कि हर एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो pratit sampada conveys the idea that all things and experiences arise due to a web of conditions। हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी चीज हमारे साथ जो कोई भी घटना जो घटित हो रही है, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती है। एंड विदाउट दीज कंडीशंस नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। Concept of Shanikvad, it is also known as the theory of momentariness। Everything in existence is constantly changing and decaying। हर एक चीज चेंज हो रही है। मोमेंट्रीनेस का मतलब क्षणिक, क्षणिक भर में, ठीक है, इन अ मोमेंट इट इज चेंजिंग। नथिंग इज परमानेंट, ऑल थिंग्स लास्ट ओनली फॉर अ सिंगल मोमेंट। ईच मोमेंट इज सेपरेट, नो टू मोमेंट्स आर आइडेंटिकल। Because moments pass so quickly, we mistakenly perceive things as continuous and permanent। जो कि ऐसा नहीं होता है। और ये जो डॉक्ट्रिन थी, ये किसने दिया था? ये हमें गौतम बुद्ध ने दिया था। This doctrine explains that what seems stable is actually a fast flow of momentary events। Understanding this helps to realize the impermanence of life and reduces attachment। Now, these are the 4 Buddhist councils। जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? हमारी राजगृह में हुई थी, जहाँ पे विनय पिटक और सूत पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। जो हमारी सेकेंड काउंसिल थी वो वैशाली में हुई थी, जहाँ पे हमने डिवीजन किया था थेरावादिन और महासंघिका में। थर्ड काउंसिल हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, विच इज कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पतक। एंड फोर्थ काउंसिल हुई थी हमारी कश्मीर में, दैट इज जहाँ पे हमारे जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, हीनयान एंड महायान। फिर आते हैं जैनिज्म। जैनिज्म में 24 तीर्थंकार्स हैं, they who were responsible for the origin and development of the Jain religion। The first तीर्थंकार कौन थे? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और जो महावीर थे वो 24th तीर्थंकार थे। अब इनके 4 डॉक्टरीन्स हैं जो हमें परसवनाथ ने दी थी, ये हमारे 23rd तीर्थंकार थे। और जो 5th डॉक्ट्रीन है वो महावीर ने ऐड किया था, जो 24th तीर्थंकार थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपार गृह एंड ब्रह्मचर्य। सो दीज आर द 5 डॉक्ट्रीन्स ऑफ जैनिज्म। इनमें 3 ज्वेल्स या 3 रत्न तरह की बात हुई है। जैसे वहां पे 8 फोल्ड पाथ था, यहाँ पे क्या है? सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज एंड सम्यक चरित्र विच इज राइट एक्शन। जैनिज्म में हमारे 5 तरीके की नॉलेज है: मति ज्ञान, श्रुता ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापराय ज्ञान एंड केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब क्या है? थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, मति हम बोलते हैं तुम्हारी मति मारी गई है, मतलब तुम्हारी बुद्धि, माइंड। सो मति ज्ञान इज द एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड। श्रुत ज्ञान, इट इज रिवील्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। अवधि ज्ञान इज क्लेयरवॉयंट परसेप्शन, यानी जो हम टेलीपैथी बोलते हैं ना, नहीं टेलीपैथी तो नीचे है, जो क्या बोलते हैं, इंट्यूशन, गट फीलिंग, ठीक है, वो आता है हमारा अवधि ज्ञान। फिर आता है मनापराय ज्ञान, इज द टेलीपैथिक नॉलेज
एंड केवल्य ज्ञान इज द टेम्पोरल नॉलेज। और ओमनी साइंस, यानी ओमनी साइंस का मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फिर आता है चरवाक स्कूल। चरवाक स्कूल के फाउंडर कौन है? बृहस्पति। और इनकी फिलॉसफी क्या थी? डायरेक्ट परसेप्शन इज द ओनली मीन्स। मैंने बोला ना, चरवाक ने परसेप्शन को माना था, प्रत्यक्ष को माना था। वो बोलते हैं कि जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से दिखता है, वही सत्य है। आजीविका, गौशाला, मस्कारी पुत्र, इनकी फिलॉसफी आती, देयर इज नो रीजन और कॉज फॉर द डिप्रेविटी ऑफ थिंग्स, दे डिप्रेव विदाउट रीजन और कॉज। देयर इज ऑल्सो नो कॉज फॉर द प्योरिटी ऑफ बींग्स, दे बिकम प्योर विदाउट रीजन और कॉज। तो ये हमारा आजीविका जो स्कूल था उसकी फिलॉसफी थी। फिर आता है एक हमारा अजनन स्कूल। ये हमें संजय बेलाथीपुत ने दिया था, ये इनके फाउंडर थे। इनकी फिलॉसफी क्या थी कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ मेटाफिजिकल नेचर or ascertain the truth value of philosophical propositions, and even if knowledge is possible it was useless and disadvantageous for salvation। तो इन्होंने बोला था कि जो भी हमारे मेटाफिजिकल नेचर की नॉलेज है ना, हम उसको मतलब हम उसकी जो नॉलेज है, हम उस इट इज इम्पॉसिबल, हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते कि हमें सब कुछ पता हो सबके बारे में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो। तो ये था हमारे अजनन स्कूल की फिलॉसफी। उसके बाद आता है हमारा प्रमाण। जितने मर्जी स्टार्स बना लो, ठीक है। सो नॉलेज इट कैन बी टर्म्ड एज प्रम एंड अप्रम। प्रम का मतलब होता है वैलिड, अप्रम इज इनवैलिड। प्रमाण इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड प्रम, जिसका मतलब होता है करेक्ट नोशन, ट्रू नॉलेज, टू या ट्रू फाउंडेशन, ठीक है। ये सब क्या है? प्रम के डेफिनेशंस है। सो प्रम क्या है? इट इज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। It is a theory of knowledge and encompasses one or more reliable and valid means by which human beings gain accurate and true knowledge। हमारे पास 6 तरह के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, शब्द, अनुपलब्धि। सबसे पहला आता है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? जो हम आंखों से देख सकते हैं। इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। सो परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन, विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। परसेप्शन इज डिफाइंड बाय सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट एज एंड इज अनएरिंग, यानी इट इज ऑलवेज राइट, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष हमारे दो तरह के होते हैं, लौकिक लौकिक और अलौकिक, विच इज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर साधारण और असाधारण। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं, ऑर्डिनरी लौकिक जो होता है डायरेक्ट इंटरैक्शन विद आवर सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो हम उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, इट इज ऑर्डिनरी परसेप्शन। ये आगे दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हो गया कि जो हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरनल क्या हो गया? जो हम माइंड या फिर इनर सेंसेस में हम परसीव करते हैं। एक्सटर्नल क्या आगे? हमारे आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग एंड माइंड, मेंटल अवेयरनेस। इंटरनल परसेप्शन जैसे इनर सेंस, कॉग्निटिव परसेप्शन, अगर हमें कुछ फील हो रहा है, हम डिप्रेस्ड हैं, हम हंग्री हैं, ठीक है, हम टायर्ड हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ये सब कुछ क्या है? हमारे इंटरनल परसेप्शन, जो हम फील करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी, अलौकिक और असाधारण, ये आगे 3 तरह का होता है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगज। सामान्य लक्षण क्या है? जो जनरल है, सामान्य, ठीक है। सामान्य मतलब विच इज जनरल, और विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल। जैसे एप्पल इज रेड, सो इट इज रेड फॉर एवरीवन। ज्ञान लक्षण, व्हेन वन सेंस ऑर्गन कैन आल्सो परसीव क्वालिटीज नॉट एट्रीब्यूट टू इट। जैसे मैं बोलती हूँ आइस इज कोल्ड, मैं सिर्फ बर्फ देख रही हूँ, बट मुझे कैसे पता वो ठंडी है? क्योंकि मैंने शायद उसको पहले फील किया होगा। तो यहाँ पे आइस इज कोल्ड मतलब मुझे परसेप्शन के साथ साथ मुझे वो फील भी हो रही है विदाउट इवन टचिंग इट। योगज, योगज का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंट्यूटिव पावर्स हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो पारदर्शी होते हैं, वो देख लेते हैं, वो क्या है? वो थ्रू देयर इंट्यूटिव पावर्स दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि अब क्या होने वाला है। सो व्हेन सर्टेन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द पावर ऑफ योगा दे कैन परसीव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड हैव कंप्लीट और पार्शियल सुपरनैचुरल एबिलिटीज, वो हम योगज में कंसिडर करते हैं।
नाउ लौकिक अलौकिक ये क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ परसेप्शन। अब हमारे दो स्टेजेस आते हैं परसेप्शन के, विच इज निर्विकल्प या फिर इनडिटर्मिनेट, एंड सविकल्प विच इज डिटर्मिनेट। ये स्टेजेस हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन एंड इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ परसेप्शन। निर्विकल्प क्या हुआ, आपने टेबल पर एक बुक देखी, ठीक है, एक बुक पड़ी थी, आपने टेबल पर ये एक बुक देखी है कि हाँ ये एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, बस आपने देख ली कि टेबल पर बुक पड़ी है, आप चले गए, दैट इज निर्विकल्प। So it is the first stage and it is psychological in nature. The perception is inferred as well and it is free from assimilation, discrimination, analysis and synthesis. आपने बस देखा बुक पढ़ी और आप निकल गए, आपने उसको कुछ नहीं देखा। लेकिन जब आप अंदर गए, आपके ब्रदर ने, आपके सिस्टर ने, या आपके मम्मा ने, आपके पापा ने, किसी ने बोला कि यार तुमने बाहर वो बुक देखी है, स्टोरी बुक पड़ी थी बाहर टेबल पे, अब तुम क्या बोलोगे, तुम सोचोगे कि यार एक बुक देखी तो थी, अब वो स्टोरी बुक थी जो उनको चाहिए वही थी या नहीं थी, तो तुम वापस आओगे। अब तुम वो बुक उठाओगे, देखोगे, उसको चेक करोगे, उसका टाइटल पढ़ोगे, उसका ऑथर देखोगे कि वो वही बुक है। सो दैट इज सविकल्प। सो द परसेप्शन कैन बी फेल्ट। आपने एसिमिलेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया, एनालिसिस किया और सिंथेसिस किया। सो दीज आर द टू स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। निर्विकल्प, आपने सिंपली उसको बस देखा कि हाँ वो वहां पे कोई चीज पड़ी है और आप चले गए। सविकल्प का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, आपने उसको अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया। सो दिस इज सविकल्प और डिटर्मिनेट परसेप्शन। उसके बाद आता है हमारा अनुमान। अनुमान का मतलब क्या है, इन्फरेंस। सो इट इज एन इन्फरेंशियल नॉलेज विच इज फॉलोड बाय द प्रीवियस नॉलेज। आप अनुमान कब लगाते हैं, जब आपको पता है कि ऐसी एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, पास्ट में, और आप उसको इन्फरेंस बनाकर इस चीज का आप अनुमान लगा रहे हैं। So the knowledge is gained not through the direct sense organs but through assumptions about unknown or lesser known facts based on the previously established phenomena. So anuman means knowledge based on the prior knowledge. So excluding Charvak, all the major schools they accepted अनुमान, क्योंकि चरवाक ने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को माना था। बाकी जितने भी मेजर स्कूल्स हैं सब ने हमारे अनुमान को एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर किया था। अब जो हमारा अनुमान है वो हमारे तीन क्लासिफिकेशन में होता है डिवाइड। सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ व्यक्ति एंड बेस्ड ऑन द इंडक्शन। साइकोलॉजिकल नेचर में आता है हमारा स्वार्थ परार्थ अनुमान। नेचर ऑफ व्यक्ति में आता है पूर्वावत शेषावत सामान्य तो दृष्टा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन आता है केवल अन्वयी, केवल वेत्रकी एंड अन्वयी वेत्रकी। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनुमान, अगर मैं ये आ गया सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिकल। मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखवाऊंगी, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। जो स्वार्थ अनुमान होता है इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और ये किसके लिए होता है, फॉर वंस ओन कन्विक्शन। जो प्रार्थ होता है इट इज अ लॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज यूज्ड टू कन्विंस अदर्स। अब देखिए जो हमारा फोन है, दिस इज फोन। न्याय सिलोजिज्म में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन्य निगमन। अगर मेरे को खुद को कन्विंस करना है तो मैं या तो ये तीन यूज कर सकती हूँ या फिर ये तीन यूज कर सकती हूँ। ये क्या है, मेरे स्वार्थ अनुमान। खुद को कन्विंस करने के लिए कि राम मॉर्टल है क्योंकि वो आदमी है, तो जितने भी मॉर्टल लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, जैसे कि मेरे दादाजी थे। या फिर मैं बोल सकती हूँ जितने भी आदमी हैं वो मॉर्टल हैं, जैसे मेरे दादाजी। राम भी आदमी है तो राम भी मॉर्टल है। ये मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ। आई कैन यूज ईदर दीज थ्री और आई कैन यूज ईदर दीज थ्री फॉर स्वार्थ अनुमान।
लेकिन जब बात आती है प्रार्थ अनुमान की, प्रार्थ अनुमान यानी दूसरे को कन्विंस करना है, तो आई हैव टू यूज ऑल द 5 सिलोजिज्म्स। ये आपको याद रखना है, तभी ये एक लॉजिकल प्रोसेस है और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सो स्वार्थ अनुमान के लिए फर्स्ट 3 और लास्ट 3 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट 3 और लास्ट 3, और यहाँ पे ऑल 5 सिलोजिज्म्स आर यूज्ड। उसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ व्यक्ति। व्यक्ति के नेचर के हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं, पूर्वावत, शेषावत या फिर सामान्य, सामान्य तो दृष्टा। पूर्वावत, पूर्व जो हो चुका है, सो इफेक्ट इन्फर्ड फ्रॉम कॉज, जैसे कि रेन इन्फर्ड फ्रॉम डार्क क्लाउड्स। अभी सिर्फ काले बादल दिखे और हमने क्या बोला कि बारिश आने वाली है, कैसे पता, क्योंकि पूर्व में पहले वो हो चुका है। शेषावत का होता है हमारा कॉज इन्फर्ड फ्रॉम इफेक्ट, यानी फुलनेस ऑफ रिवर कॉज्ड बाय रेन। आपने देखा कि जो नहर है वो भर गई है, या फिर जो लेक है या जो पॉन्ड है वो भर गया है, तो आपने क्या इन्फर किया कि बारिश हुई होगी। सामान्य तो दृष्टा इज generally what it looks like। जैसे जो हमारा मून है, मून हैज अ मूवमेंट। आपने देखा है कभी हमारा हाफ मून होता है, कभी क्रिसेंट मून होता है, कभी फुल मून होता है, तो ये सब क्या है कि मून मूवमेंट, मतलब जो हमारा चांद है वो भी घूमता है। सो मून हैज अ मूवमेंट इवन दो we can't see it from our naked eyes। हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बट जो हमारा मून है उसकी भी मूवमेंट होती है। तो ये हमारे व्यक्ति के बेसिस पे हमारी 3 क्लासिफिकेशंस है। पूर्वावत जो पूर्व में हो चुका है, हम उसके हिसाब से आगे का कर रहे हैं, जो इफेक्ट है वो इन्फर कर रहे हैं। शेषावत, शेष मतलब रेजिडुअल, जो बच गया है। शेष का मतलब क्या होता है, शेष, है ना, जो शेष रह गया, जो बच गया, अब हम उससे इन्फर कर रहे हैं। एंड सामान्य तो दृष्टा मीन्स जो हमारा जनरल मूवमेंट होता है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन है। नाउ बेस्ड ऑन द इंडक्शन, हमारे पास होता है सबसे पहला केवल अन्वयी। केवल अन्वयी का मतलब क्या है कि व्हेन व्यक्ति बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म कब होती है, इन प्रेजेंस एलोन। प्रेजेंस एलोन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आता है केवल अन्वयी, फिर आता है केवल वैतरिकी। सो व्हेन व्यक्ति बिटवीन मिडल एंड मेजर इन एब्सेंस एलोन, यानी कि नेगेटिव। फिर आता है हमारे पास अन्वयी वैतरिकी। इसमें क्या आता है, हमारे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनुमान। साइकोलॉजिकल में आते हैं हमारे स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। व्यक्ति में आ गए पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्य तो दृष्टा।
एंड इंडक्शन के बेसिस में आता है केवल अन्वयी विच इज पॉजिटिव, केवल वैत्रिकी विच इज नेगेटिव। हम बोलते हैं ना तेरी की, तो आप ऐसे याद रखते हैं तेरी की को आप थोड़ा नेगेटिव से वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो केवल वैत्रिकी इज इन एब्सेंस अलोन विच इज नेगेटिव, एंड अन्वयी वैत्रिकी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये मैंने आपको बता दिया। ये भी हमारा PYQ आ चुका है, यहाँ से भी आया है अरेंज करने के लिए कि आपको फोन को अरेंज करना है, और एग्जाम्पल्स में से भी आया है कि आपने एग्जाम्पल्स, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी होती है 5 स्टेटमेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द न्याय सिलोजिज्म आपने उनको सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद आता है हमारा उपमान। उपमान क्या है? जब हम एनालॉजी, कंपेयर करते हैं, सिमिलर, लाइक, एज, ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उपमान के वो 3 होते हैं, विच इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं उपमयम, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा उपमानम, एंड एट्रीब्यूट हो गया हमारा सामान्य। जैसे हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंग्स, तो हर फेस, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा उपमयम, सो इट इज उपमयम। द मून, मून क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इट इज उपमानम। एंड चार्मिंगनेस, चार्मिंगनेस क्या है? ये हमारी एट्रीब्यूट है, इट इज एन एट्रीब्यूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक, तो ये हमारा सामान्य हो गया। उसके बाद आता है शब्द। शब्द या फिर वर्बल टेस्टिमोनी, इट मीन्स आपका वाक्य, यानी द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, इट इज द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब वैलिड शब्द प्रमाण के हमारे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, अपता पुरुष, यथार्थ वाक्य एंड श्रोत्रु। अपता पुरुष क्या है? एक ट्रस्टवर्दी पर्सन। यथार्थ वाक्य, अ ट्रूथफुल एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट, एंड श्रोत्रु, अ लिसनर विद फेथ एंड अटेंशन। सो ये 3 जो है ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। वाचक, द स्पीकर, वाक्य, द स्टेटमेंट विच इज मेड बाय द स्पीकर, श्रोता इज द लिसनर, ठीक है, जो उसने सेंटेंस बोला, जो उसको सुनेगा वो कौन है? श्रोता। एंड वचन, द मीडियम ऑफ स्पीच, ओरली बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, दैट इज द वचन। नाउ अगेन कंडीशंस ऑफ शब्द प्रमाण, हमारे 4 कंडीशंस हैं। AYST, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, AYST, दैट इज आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य एंड तात्पर्य। आकांक्षा क्या है? द कैपेसिटी ऑफ द वर्ड्स टू बिकम एन ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐसे लिख दूं काउ, हॉर्स, मैन, एलिफेंट, कोई सेंस बन रही है? क्या आपको पता लग रहा है कि ये क्या चीज है? मैं कोई फिनोमेना डिस्क्राइब कर रही हूँ, या मैं आपको कोई चीज बताने, कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ? योग्यता, द वर्ड्स शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मीनिंग। मैं बोलूं अगर वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स विद फायर, क्या कोई सेंस बन रहा है? मतलब आप पानी की जगह आप क्या डाल रहे हैं? फायर। डज इट मेक एनी सेंस? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सानिधि, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड्स मस्ट बी स्पोकन इन क्विक सेशन। अब जैसे मैं अगर ये बोल रही हूँ, द वर्ड्स शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मीनिंग, बना कुछ ना, आपको समझ आएगा, आप भी बोर हो जाओगे, मोनोटोनस हो जाओगे, ठीक है, आप बोलोगे अरे क्या बोल रही हैं, आप भी वीडियो बंद करके चले जाओगे। जब मैं बोलूँ द वर्ड शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मीनिंग, मैं 2x की स्पीड पे बोलना शुरू हो जाऊं, क्या आपको कुछ समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। दैट इज सानिधि, यानी देयर शुड बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स। आपको ऐसे बोलना है कि अगले वाले को भी समझ आए जो आप बोलना चाह रहे हैं। तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब क्या है? द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। जैसे एक वर्ड होता है सैंधव, सैंधव हम नमक को भी बोलते हैं, और सैंधव हम घोड़े को भी बोलते हैं। अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं बोलती हूँ किसी को यार जाओ सैंधव ले आओ, तो मेरा मतलब क्या होगा? मेरा इंटेंशन क्या था? अगर खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं नमक मंगवाऊंगी ना, लेकिन वो बंदा या बंदी जाके घोड़ा ले आए, तो क्या सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। दैट इज तात्पर्य, यानी जो मेरा बोलने का इंटेंशन है वो क्या है, दैट इज तात्पर्य। So expectation, that words must create expectations of more words to complete the meaning.
एक मीनिंग फॉर्म होना चाहिए उन वर्ड्स से. देन वी हैव कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी, द वर्ड्स मस्ट बी लॉजिकली एंड सिमेंटिकली कंपैटिबल. योग्यता. प्रॉक्सिमिटी, सानिधि, द वर्ड्स मस्ट बी स्पोकन टुगेदर इन टाइम और कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटेंडेड सेंस विच इज तात्पर्य, यानी जो हमारा इंटेंशन है बोलने का. अब हमारे शब्द प्रमाण की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ source, it can be either scriptural, which is Vedic, or it can be secular, which is Logic. Vedic, scriptural. Scriptural मतलब the Vedic testimony is perfect and infallible because these are the Veda, these are spoken by gods. जो हम वेद हैं, वेद को हम स्क्रिप्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि these are मतलब हम बोलते हैं भगवान की वाणी है. सो स्क्रिप्चरल जो हमारा ये है शब्द होते हैं, दीज आर स्पोकन बाय गॉड्स, और ये हम इनफॉलिबल होते हैं. इनफॉलिबल का मतलब नॉन एरर. सेक्युलर या फिर लौकिक, बीइंग द वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर लायबल टू एरर्स. इट इज नॉट इनफॉलिबल. नॉट इनफॉलिबल का मतलब विच इज फॉलिबल, विच इज error, which has error. So the words which has errors, they are secular because they are spoken by human beings, but the words which are spoken by gods, they are scriptural in nature. On the basis of object, हमारे दो क्लासिफिकेशंस है, perceptible, imperceptible, which is दृष्टार्थ and अदृष्टार्थ. दृष्टार्थ का मतलब the first one deals with the perceptible objects, यानी which includes the trustworthy assertions of ordinary perceptions, ordinary persons, saints and the scriptures. Imperceptible, अदृष्टार्थ, यानी जो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. इम्परसेप्टिबल, देखो परसेप्टिबल, परसेप्टिबल किससे है? हमारे परसेप्शन से. तो जो चीजें हम देख सकते हैं, दे आर दृष्टार्थ इन नेचर. जिन चीजों को हम नहीं देख सकते, इम्परसेप्टिबल, दे कांट बी सीन. So Drishtarth and Adrishtarth, these are based on the object. उसके बाद आता है हमारा अर्थपति. अर्थपति क्या है? अर्थ मीन्स सिग्निफिकेंस एंड पति मीन्स सपोजिशन. हम सपोज कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं. सो अर्थपति इज सपोजिशन ऑफ अ कॉज. नाउ द एग्जाम्पल सेज द रोड इज वेट बट इट हैजंट रेन्ड, यानी रोड तो गीली है पर बारिश तो हुई नहीं. तो हमने क्या एज्यूम किया कि किसी ने रोड पे पानी डाला होगा या किसी ने सड़क धोई होगी. सो द एजम्पशन इज अर्थपति, यानी हमने देखा नहीं है बट हमने उसको अज्यूम किया, हमने कल्पना की है. सो दिस इज अर्थपति. एक और एग्जाम्पल देखिए, ये आपको दिख रही है, एक बंजर जमीन है पूरी और इसके बीच में एक मतलब ग्रीन गार्डन है. सो इमेजिन अ गार्डन विद अ ड्राई क्लाइमेट येट इट इज लश एंड ग्रीन. क्लाइमेट ड्राई है लेकिन जो गार्डन है वो ग्रीन है. सो अर्थपति क्या बोलेगा? दैट द गार्डन इज बीइंग वाटर्ड रेगुलरली इवन इफ नो वन सीज डूइंग इट. हम नहीं देख रहे हैं लेकिन इस गार्डन को कोई पानी दे रहा है. सो दिस इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अर्थपति. उसके बाद आता है हमारा अनुपलब्धि. अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? नॉन एप्रीहेंशन. इट सेज दैट नॉन एग्जिस्टेंस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ रीजनिंग. अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज. देखिए, आप कमरे में घुसे, आपने देखा अपने फोन को, हर एक जगह देखा बट आपको नहीं मिला. उससे भी आपको नॉलेज मिली ना कि इसका मतलब इस कमरे में मेरा फोन नहीं है. So imagine you enter a room looking for your phone, you search it everywhere but you can't find it. So अनुपलब्धि का मतलब क्या है कि हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा फोन है वो रूम में नहीं है, यानी जो नॉन एग्जिस्टेंस है. नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि जो हमारी एब्सेंस है किसी एक चीज की, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रीजनिंग. अब देखो, जैसे फ्लावर, फ्लावर इट इज सपोज टू हैव अ फ्रेग्रेंस. हम क्या बोलते हैं? जो फ्लावर है उसका मतलब क्या है? इट शुड बी रिलेटेड विद द फ्रेगनेंस. बट जैसे हमारा हिबिस्कस होता है या फिर हमारा बोगनविलिया है, इन फ्लावर्स में स्मेल नहीं है. द फ्लावर हैज नो स्मेल. क्यों? क्योंकि आपको कुछ सूंघा ही नहीं, बट वो भी तो एक नॉलेज ही है ना. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनुपलब्धि.
उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अनुपलब्धि या टाइप्स ऑफ अभाव। सबसे पहला आता है हमारा प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रगभाव, यानी एब्सेंस बिफोर क्रिएशन, कुछ क्रिएट होने से पहले का एब्सेंस। मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे पॉट है, आपको दिख रहा है पॉट कोई, या मैं बोलती हूँ यहाँ पे वास पड़ा है, मैम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ क्रिएट ही नहीं किया, दिस इज प्रगभाव। उसके बाद आता है पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस विच इज प्रथम भाव, एब्सेंस आफ्टर डिस्ट्रक्शन। अब मैंने यहाँ पे एक वास बना दिया, अब जो ये मैंने वास बनाया इसको मैंने हटा दिया, आई हैव डिस्ट्रॉयड इट, अभी यहां से हट गया, सो दिस इज प्रध्वंस भाव, दिस इज प्रध्वंस भाव, ठीक है, दैट इज एब्सेंस आफ्टर द डिस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है अनन्यो भाव, अनन्यो भाव मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस बिटवीन द टू थिंग्स विच इज अनन्यो भाव। उसके बाद आता है अत्यंत भाव, अत्यंत भाव इज द टोटल एब्सेंस। टोटल एब्सेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने कभी रैबिट के हॉर्न देखे हैं, रैबिट के हॉर्न ना कभी थे ना कभी है ना कभी होंगे, so these they are absent at all places and all times, rabbit horn, so it is an example of atyant bhav। ठीक है, अब देखिए एनालॉजी रिफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनुमिति, उपमिति, अगम और प्रत्यक्ष। एनालॉजी इज उपमिति। According to classical Indian philosophy, a source of knowledge based on the cognition of an object similar to another object, it is known as उपमान। और आप देख रहे हैं 2023 2024 के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो क्वेश्चंस है वो आराम से कर सकते हैं। नाउ इन द लाइट ऑफ न्याय सिलोजिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, मुझे आपको एक और चीज बतानी थी जिस क्वेश्चन से याद आया। हमारे पास जो सिलोजिज्म्स है ना वो दो टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं। न्याय सिलोजिज्म विच इज द इंडियन सिलोजिज्म, और एक होता है हमारा एरिस्टोटल सिलोजिज्म विच इज वेस्टर्न सिलोजिज्म। तो अगर हम न्याय की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे 5 स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम फोन की बात करते हैं, और 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स कौन कौन सी हमारी, साध्य, which is the major term, hetu, which is the middle term, and paksha, which is the minor term। एरिस्टोटल में हमारे 3 ही स्टेटमेंट्स होते हैं और 3 ही टर्म्स होती हैं, दैट इज मिडल, मेजर एंड माइनर। जो हमारा न्याय सिलोजिज्म होता है वो डिडक्टिव, इंडक्टिव होता है, एंड इट इज फॉर्मल मटेरियल। ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, स्टेटमेंट फॉर्म में आया है इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूं। जो हमारा एरिस्टोटल होता है इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल। ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ना ये आपको याद रखने हैं अबाउट न्याय सिलोजिज्म एंड एरिस्टोटल सिलोजिज्म। अभी बोल रहे हैं साधे इज द मेजर टर्म, करेक्ट। लिंगा इज द माइनर टर्म, नो, लिंगा इज, लिंगा या फिर आप इसको हेतु बोल सकते हैं, हेतु या लिंगा, एंड इट इज द मिडल टर्म। हेतु इज द मिडल टर्म, यस। पक्ष इज द माइनर टर्म, यस। अनुमान इज इन्फरेंशियल नॉलेज, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज ए, सी, डी एंड ई। अकॉर्डिंग टू न्याय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू उपान्याय। ये जो मैंने आपको पीछे फोन पढ़ाया था, अब इन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिया और बोला है कि उपन्याय कौन सा है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये देखिए
अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब वो जो पीछे टेबल था आप उससे देख लीजिएगा। सो द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरेबली एसोसिएटेड विद फायर। तो दिस इज उपन्याय। उपन्याय का मतलब क्या होता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा फोन में। As per Indian school of logic, verbal testimony includes only injunctive sentences, words of a scripture, words of any teacher, words of a trustworthy person. स्क्रिप्चर का है और ट्रस्टवर्दी पर्सन तो है, मैम टीचर भी बोला था, बट इन्होंने बोला एनी टीचर, नो इट इज नॉट एनी टीचर। तो बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। According to Advaitins, the non-existence of the effect in its material cause previous to coming into existence is known as pragbhav, जो पहले था नहीं। So before creation it is pragbhav, यानी non-existence of an effect prior to its origination, यानी before coming into the existence. According to Nyay, words mean universals only, जाति, व्यक्ति, आकृति या तीनों चीजें? It is all the three. Option number D. According to Advaitins, this is not that, it represents ananyo bhav, yani mutual non-existence or the differences. This is ananyo bhav. अब आता है हमारा व्यक्ति और हेत्वाभास का कॉन्सेप्ट। देखो तीन चीजें आएंगी। हेतु, it is the smoke which is the middle term. पक्ष is the minor term. ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपको फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं समझ आया। साध्य इज द मेजर टर्म, जो मतलब मेजर है, फायर, ठीक है, इट इज साध्य। हेतु इज द स्मोक एंड हिल इज द माइनर टर्म। यही मैंने आपको बताया, स्मोक इट इज हेतु विच इज मिडल टर्म, फायर इज द मेजर टर्म विच इज साध्य, एंड हिल इज द पक्ष विच इज द माइनर टर्म। ओहो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज साध्य, हेतु एंड लिंगा। यहाँ पे भी 3 टर्म्स होती हैं विच इज मिडल, मेजर, माइनर। इट इज inductive, deductive and formal material. It is only formal and deductive. उसके बाद आता है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ प्रोविजन। व्यक्ति का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ प्रोविजन। इट इंप्लाइज अ कोरिलेशन बिटवीन व्याप्य एंड व्यापक। देखो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज व्यक्ति, व्याप्य एंड व्यापक इन सिंपल टर्म्स। व्यक्ति का मतलब होता है फिक्स्ड एंड डिपेंडेबल कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में फिक्स्ड और डिपेंडेबल कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स such that one always comes with the other। यानी if A is present, B must also be present, no exceptions। अगर A है तो B भी होगा ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो दिस इज व्यक्ति विच इज फिक्स्ड एंड डिपेंडेबल कनेक्शन। अब जो हमारी व्यक्ति है, इट इज मेड ऑफ 2 थिंग्स। दो चीजें कौन कौन सी है, व्याप्य एंड
व्यापक। व्याप्य क्या होता है? डिपेंडेंट टर्म which always exist with something else। जैसे हमारे केस में जो स्मोक है, स्मोक इज व्याप्य बिकॉज it can't exist without fire। बिना आग के धुआं होगा कभी? तो जो हमारा स्मोक है वो क्या है? व्याप्य है। क्यों? क्योंकि वो एक डिपेंडेंट टर्म है। फिर आता है हमारा व्यापक। व्यापक क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट टर्म which is always present wherever the other exist। यहां पे जो हमारी फायर है, फायर इज व्यापक, फायर इज व्यापक बिकॉज wherever there is smoke, fire must be present। So जो व्याप्य है वो हमारा डिपेंडेंट टर्म है। हम व्याप्य को और क्या लिख सकते हैं? द वन दैट नीड्स द अदर। दिस इज व्याप्य, द वन दैट नीड्स अदर। बिना उसके हो ही नहीं सकता। व्यापक क्या है? द वन दैट गारंटीज द अदर। वो गारंटी करता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी ही होगी। सो दिस इज व्याप्ति विच इज अ फिक्स्ड एंड डिपेंडेबल कनेक्शन। व्याप्य जो डिपेंड करता है, एंड व्यापक जो इंडिपेंडेंट है और वो गारंटी करता है कि मेरी वजह से दूसरी चीज होगी ही होगी। जहां आग होगी वहां धुआं होगा ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्यक्ति, व्याप्य एंड व्यापक। ये मैंने आपको बहुत सिंपल और लेमन टर्म्स में लिखवाया है और समझाया भी है। सो व्यक्ति, व्यक्ति ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। व्यक्ति क्या है? एक हमारी इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, ये लिखा है, इनवेरिएबल एंड अनकंडीशनल रिलेशन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस। इनवेरिएबल concomitance between middle and major term। मिडल क्या हो गया हमारा? हेतु या फिर लिंगा। और मेजर टर्म क्या हो गया हमारा? साध्य। अब जो हमारी व्यक्ति है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। व्यक्ति हमारी दो तरह की है। सबसे पहले हमारा समव्यक्ति और दूसरा हमारा असमव्यक्ति। समव्यक्ति, इट इज द व्यक्ति ऑफ इक्वल एक्सटेंशन, यानी एवरीथिंग दैट इज नेमेबल इज ऑल्सो नोएबल। जो नाम देने योग्य है वो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है वो नाम देने योग्य है। दिस इज इक्वल एक्सटेंशन और समव्यक्ति। फिर आता है असम व्यक्ति, या फिर हम इसको बोलते हैं और विषम व्यक्ति। विषम व्यक्ति दैट इज अनइक्वल एक्सटेंशन। अब जैसे wherever there is smoke there is fire, जहां जहां धुआं है वहां आग है। बट जहां आग है वहां क्या धुआं होगा? इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमारा हॉट आयरन बॉल, या फिर जो हमारी गैस की फ्लेम होती है, आग तो है पर क्या धुआं आता है गैस फ्लेम से? नहीं आता है। सो दिस इज असमव्यक्ति।
फिर 5 characteristics of a valid middle term, again very important. It must be present. It क्या है हमारा हेतु या मिडल टर्म. So it must be present in the minor term, which is known as pakshadharmata. It must be present in all the positive instances in which major term is present. It is sapaksh satva. It must be absent in all negative instances, which is in which the major term is absent. It is vipaksh satva. It must be non-incompatible with the minor term, abadhita, and it must be qualified by the absence of a counteracting reasons, which is known as avirudh. इनमें से ये जो हमारे पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ये जो हाईलाइटेड है, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. इसके साथ साथ ये जो इनकी एग्जाम्पल्स है ना, जैसे नेगेटिव इंस्टेंसेस. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? विपक्ष, या फिर हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन. सपक्ष, इन सपोर्ट. सपोर्ट में कौन होता है? जो पॉजिटिव होते हैं. देन नॉन इनकम्पैटिबल, अबद्धता, अविरुद्ध. तो आपको ये नाम भी पढ़ने हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो टर्म है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है. सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड मिडिल टर्म. अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, एब्सेंट होती है या फिर वो मीट नहीं करती है रिक्वायरमेंट को, तो हमारी हेत्वाभास फैलेसी अकर होती है. हमारी जो हेत्वाभास फैलेसी है वो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही होती है. अब देखिए क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ. द प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड. अभी हमने किया था ये. प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन माइनर टर्म इज नोन एज pakshadharmata. Which of the following statements are true in context of vyapti? It is the relation between middle and major term. Correct है. It means a state of provision. बिल्कुल ठीक है. And vyapti serves as the basis of न्याय syllogism. So all statements are correct. A vyapti between two terms of equal extension is called samvyapti. The relationship between fire and smoke is that of samvyapti. दो टर्म्स के बीच में इक्वल एक्सटेंशन, इट इज कॉल्ड समव्यक्ति. करेक्ट है. लेकिन फायर और स्मोक के बीच में क्या वो समव्यक्ति था? नो, इट वाज असमव्यक्ति. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. The relation of invariable concomitance is the relation between hetu and sadhya, which requires no qualifying term or limitation. The relation of invariable concomitance is the relation between hetu and paksha, which requires a qualifying term. क्या जो हेतु और पक्षा के बीच में था हमारा इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, या हेतु और साध्य के बीच में था? इट वाज बिटवीन हेतु एंड साध्य एंड नॉट बिटवीन हेतु एंड पक्षा. तो हमारा फिर से ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो फॉल्स हो जाएगा. अब आता है हेत्वाभास. हेत्वाभास इज द fallacies of inference. So when any one of the 5 characteristics is violated, so the fallacy takes place. हेत्वा, हेतु, हेत्वाभास, हेतु का आभास, मिडिल टर्म का आभास. So it ultimately tells us the validity of an inference depends on the validity of hetu or reason. So the fallacy of inference in Indian logic are all material fallacies. Material fallacies का मतलब they are informal in nature. Types of हेत्वाभास. सबसे पहले आता है सव्यभिकारा, which is अनैकंतिका or the fallacy of irregular middle. असिद्ध या सध्य समा, which is unproved middle or meaning unproven. सत प्रतिपक्ष or the inferentially contradicted middle. विरुद्ध
is the contradictory middle and baध्यता is non-inferentially contradicted middle or meaning hindrance. अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये जो फैलेसीज हैं ये क्या है। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी सव्यभिकारा। The fallacy occurs when middle term due to wrong positioning does not lead to any one conclusion but different opposite conclusions। ये हमारी 3 टाइप की होती है, साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी। साधारण, ऑर्डिनरी, तो जो हमारी मिडिल टर्म होती है वो वाइड होती है। क्यों? क्योंकि जो साधारण लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं। असाधारण में जो मिडिल टर्म है वो क्या है? नैरो होती है। असाधारण लोग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कम होते हैं। अनुपसंहारी में क्या होता है? जो मिडिल टर्म होता है वो नॉन एक्सक्लूसिव होता है एंड जो माइनर टर्म होता है वो ऑल इंक्लूसिव होता है। देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल आता है, हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है हमारी? नोएबल। और ये वाइड है। क्यों वाइड है? क्योंकि जानने योग्य तो सब कुछ है, हम हर चीज जान सकते हैं। टेबल, चेयर, कैमरा, लैपटॉप, पेन, बाल, आईज, सब कुछ जान सकते हैं। कर्टेन्स, फैन, वॉच, एवरीथिंग, एवरीथिंग वी कैन नो इट। तो जो भी चीज नोएबल है वो हर एक चीज जानने योग्य है। सो इट इज वाइड। जो हमारा मिडिल टर्म है वो वाइड है। असाधारण का एग्जाम्पल है, साउंड इज इटर्नल because it is audible. Sound is eternal because it is audible. अब मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? ऑडिबल। और साउंड, जो हमारी साउंड है वो क्या? हमारी माइनर टर्म। तो क्या आप हर एक चीज सुन सकते हैं? आप सिर्फ साउंड सुन सकते हैं। ओनली साउंड इज ऑडिबल, नथिंग एल्स इज ऑडिबल, ओनली साउंड इज ऑडिबल। तो जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या है? नैरो है। अनुपसंहारी का एग्जाम्पल देखिए, all things are non-eternal because they are knowable। मैंने क्या बोला? जो मिडिल टर्म है वो नॉन एक्सक्लूसिव है। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो नोएबल, इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो माइनर टर्म है इट इज ऑल इंक्लूसिव, यानी ऑल थिंग्स। इसका सबसे सही तरीका होता है, जो स्टेटमेंट हमारी ऑल से शुरू होती है ना वो अनुपसंहारी होती है, क्योंकि वो हर एक चीज इंक्लूड कर रही है अपने अंदर। सो दिस इज सव्य विचारा फैलेसी। फिर दूसरा आता है हमारा असिद्ध फैलेसी, या फिर इसको हम बोलते हैं साध्य सम फैलेसी।
दिस इज द fallacy of unproved middle. अब इसके भी तीन टाइप्स हैं, जैसे इसके तीन टाइप्स थे, साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी। इसके भी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध इसका मतलब middle term has no locus stand. For example, sky lotus is fragrant because it is a lotus like lotus of lake. जो हमारी मिडिल टर्म है वो क्या है, लोटस है, और वो किस पे आश्रय कर रही है, किस पे सपोर्ट कर रही है, वो हमारी माइनर टर्म पे, विच इज स्काई लोटस। तो क्या स्काई लोटस नाम का कोई चीज होता है, नील कमल कुछ होता है, नहीं होता, लोटस होता है बट नील कमल कुछ नहीं है। तो स्काई लोटस क्या है हमारा, स्काई लोटस इज अनरियल। इसलिए जो हमारा मिडिल टर्म था वो जिस पे आश्रय ले रहा था, जिसका वो सपोर्ट ले रहा था, वो खुद ही अनरियल है, सो इट इज आश्रय सिद्ध। नेक्स्ट आता है हमारा स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध क्या हो गया, मिडिल टर्म not found in minor term। जैसे sound is eternal because it is visible। जो हमारी मिडिल टर्म है विजिबल, और जो हमारी माइनर टर्म है साउंड, क्या जो हमारी साउंड होती है वो विजिबल होती है, नहीं होती है। जो साउंड होती है हमारी ऑडिबल होती है, इट इज नॉट विजिबल। इसका स्वरूप ही बदल गया ना, सो दिस इज स्वरूप सिद्ध। उसके बाद आता है हमारा व्याप्तव्य सिद्ध। व्याप्तव्य सिद्ध क्या हो गया, इफ middle term is not known to be universally concomitant with major term, it becomes invalid। जैसे एग्जाम्पल देखिए, all real are momentary, all real are momentary, sound is real, therefore sound is momentary। यहां पर हमारी मेजर टर्म क्या है, मोमेंट्री, माइनर टर्म क्या है, रियल। क्या जो चीज रियल होगी वो मोमेंट्री होगी, लाइक फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट, क्षणिक, जो हमने पीछे किया था अभी जैनिज्म में, क्षणिकवाद। जो चीज रियल है वो मोमेंट्री हो ही नहीं सकती। तो जो हमारा रियल और मोमेंट्री है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, सो इस वजह से ये व्याप्तव्य सिद्ध फैलेसी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा विरुद्ध फैलेसी। विरुद्ध फैलेसी
कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल की बात करती है। इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, यानी इसका मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ proving the instead of proving the existence of major term in minor term, it proves its नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या प्रूव करना था, एग्जिस्टेंस प्रूव करना था, बट वो क्या प्रूव कर रहा है, उसका नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे इसमें एग्जांपल आती है, एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। कोई चीज अगर खाली होगी तो क्या वो हैवी होगी? तो जो हमारा एम्प्टी है वो किससे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, हैवीनेस से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। सो दिस इज विरुद्ध फैलेसी। उसके बाद आता है हमारा बद्धता फैलेसी, या फिर हम इसको कालातीत बोलते हैं, कालातीत फैलेसी। इट इज नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, यानी जो हमारा मिडल टर्म है, मिडल टर्म इज contradicted by some other praman and not by inference। यानी जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो किसी दूसरे प्रमाण की वजह से हो रहा है, लेकिन इन्फरेंस की वजह से नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल sugar is sour because it produces acidity। जो मिडिल टर्म है एसिडिटी, वो सौर की मतलब जो एसिडिटी है वो खट्टेपन की वजह से प्रोड्यूस हो तो रही है, बट क्या शुगर सार होती है? सो दिस इज बधिता, दैट इज नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। जो हम मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है वो एक नॉन इन्फरेंस की वजह से हो रही है। दिस इज समथिंग एल्स एंड नॉट इन्फरेंस, दिस इज बधिता। लास्ट आता है हमारा सत्प्रतिपक्षा, सत्प्रतिपक्ष फैलेसी, विच इज inferentially contradictory middle। इसका मतलब क्या है, मिडल टर्म is validly contradicted by some other middle term which proves the non-existence of major term of first inference। अभी आपको ना एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल है, साउंड इज इटर्नल
because it is audible and sound is non-eternal because it is produced like a pot. देखो, इसका मिडिल टर्म क्या है? प्रोड्यूस्ड। और जो हमारी फर्स्ट इन्फरेंस है, फर्स्ट इन्फरेंस का मेजर टर्म क्या है? इटर्नल। क्या कोई चीज प्रोड्यूस हो सकती है जो इटर्नल है? ठीक है, इटर्नल का मतलब शाश्वत, जो खत्म हो जाता है। तो जो खत्म नहीं होता है, सॉरी, इटर्नल इज जो खत्म नहीं होता, इट गोज अप टू इंफिनिटी, गोज अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, चाहे वो इंसान है चाहे वो चीज है, वो खत्म होती है, एक डिक्लाइन स्टेज आता ही आता है। तो ये क्या है? जो चीज इटर्नल है वो कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो दिस इज सत प्रतिपक्ष फैलेसी, यानी जो हमारा मिडिल टर्म हो रहा है वो हमारे फर्स्ट इन्फरेंस के मेजर टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो दिस इज इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। को समझ आया? ठीक है, तो ये जो थे हमारे, ये हेत्वाभास थे। ठीक है, जो हमारे 5 तरह की होते हैं, विच इज सव्य विचारा, असिद्ध, विरुद्ध, बधिता एंड सत प्रतिपक्ष। अब देखिए, ये कुछ टर्म्स है और ये उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। उपन्या, ये मैंने आपको बताया था, जो हम एप्लीकेशन करते हैं ए का 3, जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं, ए का 3। फिर हमें पता है व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? इनवेरिएबल रिलेशन, नहीं, ये है इनवेरिएबल एसोसिएशन बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म। देखो, यहाँ पे भी था ना इनवेरिएबल रिलेशन, बट ये था मिडल इन द माइनर। तो सी का आ गया 4th। ठीक है, सी का 4th दोनों में गिवन है। पक्षधर्माता, और उसके बाद आ गया हमारा पक्षधर्माता और परामर्श। द एप्लीकेशन, द इनवेरिएबल रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज पक्षधर्माता। ये हमने पीछे भी किया था, डी का 2nd। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ, when the middle term of an inference is contradicted by some stronger perception, it is known as बधिता। मैंने बताया था, ठीक है, हमने किया था ना बधिता, कि instead of inference it is contradicted by some other praman. Now identify the characteristics of हेत्वाभास। it is valid, नहीं, it is invalid, it is not sound, it is unsound and it is informal। मैंने आपको बताया था ना मेटीरियल फैलेसी, फर्स्ट स्लाइड में ही था हमारे, जहां हमारा हेत्वाभास शुरू हुआ था। सो इट इज मेटीरियल फैलेसी विच इज इनफॉर्मल इन नेचर। तो हमारा BDE ऑप्शन नंबर जो सी है, या ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ स्टेटमेंट, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ये किस तरह का है? मैंने आपको क्या बताया था, जो नोएबल है इट इज वाइड, और वाइड क्या होता है हमारा? साधारण। So this is sadharan fallacy. Which of the following arguments involves the fallacy of viruddh? Sound is eternal because it is produced. जो चीज इटर्नल है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो चीज प्रोड्यूस होगी वो इटर्नल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कौन से आर्गुमेंट है जो अनूप समहारी का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बोला था जो भी चीज ऑल से स्टार्ट होगी, ऑल थिंग्स, क्यों? क्योंकि जो इसका माइनर टर्म होता है वो ऑल इंक्लूसिव होता है। सो दिस इज अनूप समहारी का एग्जाम्पल। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। ठीक है, ये कुछ मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो लाए हैं ये आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आपके टॉपिक से रिलेट भी करते हैं। मैंने थोड़े ही लाए हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो इंडियन लॉजिक
PYQs की एक सीरीज चलाई थी, उसमें भी मैंने कवर किए हैं, आप वो भी जरूर देखिएगा. सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy. कनेक्ट टू देम एंड दिस इज आर टेलीग्राम ग्रुप ऑफ पेपर 1 UGC नेट. आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. सो थैंक यू सो वेरी मच. आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी. एंड आई हैव ट्राइड कि मैं एक ही बार में जितना हो सके आपको शॉर्ट में हर एक चीज समझा सकूं. इट इज अ काइंड ऑफ लास्ट मिनट रिविजन फॉर यू. And see you soon in the next class. Bye bye, take care, and happy learning.